नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से, जहां बस से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। चालक, खलासी और एक यात्री को यहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोलकाता से ये बस पटना की ओर जा रही थी और रजौली चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई होते हुए उत्पाद विभाग ने रजौली पुलिस को हालांकि ये केस सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नवादा से, जहां पर एक बस से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और नवादा से हमारे सहयोगी अनिल विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? 3 लोगों को यहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया है उससे उनसे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है? जी देखिए, आने सुबह रजौली समेकित जांच चौकी पर वाहन की तलाशी ली जा रही थी। उसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने कोलकाता से पटना जा रही बस वैशाली नाम की है, उसे जब जांच किया गया तो उसमें भारी मात्रा में गोली बरामद किया गया है, जिसमें जो कारोबारी जो है वो जो व्यक्ति जो जिसे हिरासत में लिया गया वो बताया जा रहा है कि उसने बताया है कि गोली को लेकर वो पटना जा रहा था। किसने उसे दिया और किससे देना था इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम में 315 mm की 500 पीस गोलियां, 32 mm की 400 पीस गोलियां और बंदूक की 100 पीस गोलियां को बरामद किया गया है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम ने इस पूरी खेप को रजौली थाने को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां उसे जरूरी पूछताछ चल रही है। अनिल, देखिए, जैसा कि आपने जानकारी दी कि कोलकाता से ये बस आ रही थी, तो क्या कोलकाता में भी कुछ पूछताछ की जाएगी? कोलकाता पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी? क्या कुछ और गिरफ्तारियां यहाँ पर हो सकती हैं? जी देखिए, अभी शुरुआती दौर में पूछताछ उससे जारी है। जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया उससे अभी शुरुआती दौर में पूछताछ जारी है। उसने अभी किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने उसे सबसे पहले हिरासत में लेकर अभी रजौली थाने ले गई है, जहां उससे जरूरी पूछताछ कर रही है। हालांकि थाने के अधिकारियों का यह कहना है कि इनसे अभी जरूरी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर इसके लिए वह गोली लेकर जा रहा था और कहां से वो लेकर आ जा रहा है। फिलहाल जो है सो बस शुरुआती दौर में इतनी जानकारी निकल कर आई है कि उसे किसी ने कंसाइनमेंट दिया था और उसे वो लेकर पटना बस के द्वारा जा रहा था। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर उत्पाद विभाग ने एक बस से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है और 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, राजधानी पटना में फॉर्च्यूनर कार पर सवार एक रईसजादे ने एक महिला कांस्टेबल को कुचल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मामला बेली रोड का बताया जा रहा है। महिला कांस्टेबल बबीता कुमारी आयकर गोलंबर पर बतौर ट्रैफिक पुलिस तैनात थी। तभी हड़ताली मोड़ की तरफ से आती एक फॉर्च्यूनर कार ने इनकम टैक्स गोलंबर को घूमने के दौरान गलत तरीके से ओवरटेक किया है। ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल बबीता कुमारी जब कार को रोकने की कोशिश करने लगी तो कार ने उसे टक्कर मार दी और कार बबीता को घसीटते हुए करीब 50 मीटर तक चली गई। इस दौरान बबीता कुमारी चीखती चिल्लाती रही, उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन कार सवार ने कार नहीं रोकी। बाद में फल दुकानदारों और आसपास के लोगों ने कार को खदेड़ कर रोका। तुरंत महिला कांस्टेबल बबीता को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान कार पर सवार अभिनव कुमार सिंह और उसके साथ बैठी जूही कुमारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी अभिनव कुमार पटना में बालू का कारोबार करता है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जबकि जूही कुमारी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीपीएससी की तैयारी करती है। और देखिए, इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या फॉर्च्यूनर सवार ने जानबूझकर टक्कर मारी? ये एक गंभीर सवाल है। सवाल ये भी कि हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार ने कार को क्यों नहीं रोका? क्या नशे की हालत में ये जो रईसजादे थे वो गाड़ी चला रहे थे? ये भी एक गंभीर सवाल है। फॉर्च्यूनर सवार ने गलत तरीके से आखिर कार क्यों मोड़ी? और सवाल ये कि कांस्टेबल के रोकने पर कार क्यों नहीं रोकी गई? आखिर किस हालत में कांस्टेबल को टक्कर मारी गई?
और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि युवक जो था, आरोपी युवक, उसको हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ जानकारी उनसे पूछताछ में निकलकर सामने आई है? हाँ, तो संजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपना प्रश्न दोहराएंगे। संजय, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने आई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ये जो घटना है, इसके बाद से जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो काफी सहम गए हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके आगे ट्रैफिक महिला कांस्टेबल आ गई थी और उन्होंने, चूंकि इसको इनकम टैक्स कोलंबर को पूरा मूव करना था और उसको पार कर कहीं जाना था, लेकिन इसने यू टर्न गलत तरीके से लिया और उसके बाद जो ट्रैफिक कांस्टेबल थे उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उसने कुचला पड़े और उसके बाद वो 50 से तकरीबन 100 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है और वो एक्सक्यूज दे रहा है कि उसने देखा तक नहीं था और उसके साथ एक युवती बैठी हुई थी और जिसे वो अपना रिश्तेदार बता रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद से पूछताछ चल रही है और देखना होगा आगे किस तरीके से लीगल एक्शन लिया जाता है। फिलहाल एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है। संजय, महिला कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है, अभी क्या कुछ जानकारी अस्पताल से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल पहले एक निजी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पटना के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की फिलहाल देखरेख में वो हैं, ऑब्जर्वेशन में। अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है और जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि उनके लिए अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस घटना के बाद से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुरक्षा पर निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ट्रैफिक जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को देखकर एक बैठक भी आज कर रहे हैं इस पूरे मामले में कि आगे किस तरीके से, क्योंकि जो ड्राइवर है, जो कार चालक है, बालू कारोबारी, उसने कहा कि उसने देखा तक नहीं था। तो एक लापरवाही है। सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जो वाहन चालक है सरासर उसकी गलती है और इंटेंशनली उसने, जब उसने रोकने की कोशिश की तो इंटेंशनली उसने घसीट कर उसे 50 से 100 मीटर तक कुचलने के बाद वो लेकर चला गया। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहले ही चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार दे चुकी है। वहीं सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इन कांडों में दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। ईडी के एंट्री से लालू प्रसाद की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक संपत्ति के एंगल को भी खंगालेगी। दोनों मामलों में चूंकि लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में एडमिट हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मंगलवार को दोषी ठहराए जाने के बाद अभी लालू प्रसाद को सजा नहीं सुनाई गई है। इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट लालू को सजा सुनाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जल्द ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की कई संपत्तियों को अटैच कर सकती है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं बल्कि और बढ़ती हुई आने वाले वक्त में नजर आने वाली है। अगर पूरे मामले की बात करें तो ये मामला चारा घोटाला से जुड़ा हुआ है। चारा घोटाला के विशेष तौर पर दुमका ट्रेजरी घोटाला मामले में 3 करोड़ 76 लाख रुपए की जो अवैध निकासी का जो मामला था, इस मामले में 19 मार्च साल 2018 को सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है झारखंड की, वो एक फैसला सुनाया था। उस मामले में 18 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था, यानी कि कुल आरोपी जो थे 19 थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी थे और ये सजा सुनाते हुए उन आरोपियों को दोषी माना था। इसके साथ ही उस वक्त में सीबीआई को भी एक विशेष निर्देश दिया गया था कि इस मामले से जुड़ा हुआ जो चारा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कि आरोपी लोगों को बनाया गया है, तो इस मामले से संबंधित जो एफआईआर की कॉपी और अन्य जो सबूत हैं ईडी के साथ भी साझा किया जाए, क्योंकि ईडी उस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो दर्ज करे और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को तफ्तीश करे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने उसी वक्त में इस मामले को दर्ज किया और पिछले 1 साल के दौरान
कुछ ऐसी संपत्तियों की डिटेल जो है वो ईडी ने खंगाला है, जिसमें कि ये पता चला है कि चारा घोटाला के पैसे जो हैं उस पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीदने का एक अनुमान लगाया गया। तो कहा जा सकता है कि इसी मामले को आधार बनाते हुए जल्द ही उस संपत्ति को, उस अवैध संपत्ति को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जल्द ही जब्त किया जा सकता है, यानी कि उसे अटैच किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू यादव सहित 45 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल चारा घोटाले से जुड़े 2 मामलों को लेकर सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने घोटाले से अर्जित संपत्ति की जांच ईडी से कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद ईडी ने सीबीआई से अब केस को टेकओवर कर लिया है और अब इस पूरे प्रकरण पर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। लालू प्रसाद यादव जी आदतन इस तरह की गलत चीजें करने के लिए ही जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन पर कई मामले दर्ज हुए हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो, आईआरसीटीसी घोटाला हो या अन्य मामले हो। कई मामलों में तो उन्हें सजा भी मिली है। एक तरफ गरीबों के नाम पर राजनीति की और जब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे तो खुद को और अपने परिवारजनों को खूब अमीर बनाया। अब यह नया मामला भी सामने आ रहा है। खैर, जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। चारा घोटाले में बहुत बड़ी राशि का हेरफेर हुआ है, इसलिए ईडी ने उसको टेक ओवर किया है और खुद उसकी जांच करेगी। करोड़ों रुपया का मामला बनता है, पैसे का हेरफेर का, इसलिए ईडी उस मामले को जांच करेगी। कोई भी दोषी व्यक्ति हो उसमें, चाहे लालू यादव ही न हो या अन्य लोग हो, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों पर ईडी कार्रवाई करेगी। चूंकि सीबीआई, ईडी अब भारत सरकार का तंत्र नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के तंत्र बन के काम कर रही है, इसीलिए पुराने मामले में भी एक पर एक केस लगातार लालू प्रसाद यादव जी पे जरना ये स्पष्ट करता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो अब सरकार का तंत्र नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों के तंत्र बन के मात्र रह गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी से उनके विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए बीजेपी जिस तरह से सत्ता के नशे में बौराई है और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई है, ये जनता सब देख रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते राजनीतिक विरोधी। और खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल 2 के मदनपुर वन क्षेत्र में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। यह आग वन क्षेत्र के अलग अलग 3 जगह पर लगाई गई थी। असामाजिक तत्वों ने मदनपुर वन क्षेत्र के वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन के पास, सिरसिया के पास और नौरंगिया के पास वन में आग लगाई थी। हालांकि वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वही देखिए, शेखपुरा के एक सरकारी स्कूल में शराब पीते नाइट गार्ड, वार्ड सदस्य और मनरेगा पीआरएस सहित कई लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पुराना गांव स्थित मिडिल स्कूल का बताया गया है, जिसमें नाइट गार्ड सहित कई लोग स्कूल के अंदर शराब पी रहे थे, जिसकी भनक गांव वाले को लगी तो गांव के लोग काफी संख्या में स्कूल के पास इकट्ठा हो गए। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के सराय महुआरी बगीचा से है, जहां लूटकांड का एसपी ने खुलासा कर दिया है और अपराधी कन्हैया नट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से 2 सेना की वर्दी, 1 जोड़ा जूते, 2 धारदार चाकू, 21 मोबाइल और लूटे गए 23,000 में से 14,000 कैश बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि कन्हैया नाट के साथ 5 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर महुआरी बगीचा के रहने वाले राहुल कुमार से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधी कन्हैया नट को दानापुर के सगुना झोपड़पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगातार जुटी हुई है।
10 फरवरी को मनेर थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज हुआ था। उसमें डकैती के धारा में कांड दर्ज हुआ था। एक सुनसान जगह पे रात में 12 बजे के आसपास सूमो विक्टा गाड़ी से 5 से 6 के अपराधकर्मी उसमें थे और उन्होंने राहगीरों को लूटा था। उसमें मोबाइल फ़ोन लुटाया गया था, कुछ पैसे लूटे गए थे और कुछ सोने का सामान लूटा गया था। उसी कांड के उद्भेदन के लिए SHO मनेर के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया और इसका सफल उद्भेदन करते हुए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। और खबर आरा से है, जहां एक मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर समय से न पहुंचने पर जबरन दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो पीरो के +2 उच्च विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां शनिवार को पहली पाली में आए परीक्षार्थी तय समय की जगह 5 मिनट लेट पहुंचा और जब प्रवेश नहीं दिया गया तो पहले अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर जब बात नहीं बनी तो स्कूल की दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में घुस गए। तकरीबन 100 से 150 की संख्या में परीक्षार्थियों ने इस हुजूम को देख केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट ने भी गेट खोलना ही मुनासिब समझा, जिसके बाद शोर करते हुए सभी परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि इस आपाधापी में कई परीक्षार्थियों को चोट भी लगी। परीक्षार्थियों के इस बवाल का वीडियो इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए, किशनगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बस स्टैंड के पास 4 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो अपने बॉडी में सेट कर शराब की खेप ले जा रहे थे, जिसे पकड़कर टाउन थाना लाया गया और बॉडी से शराब को निकालकर जब्त किया गया। पुलिस लगातार तस्करों पर शिकंजा कस रही है, वहीं तस्कर अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, कैसे शरीर पर टेप से चिपकाकर शराब की बोतलें रखी गई हैं। उनके शरीर से जब शराब की गिनती की गई तो सैकड़ों लीटर विदेशी शराब की बोतलें और टेट्रा पैक बरामद किया गया, जिसे देख पुलिस भी हैरान थी। फिलहाल तस्करों पर कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और खबर जमुई से है, जहां खैरा थाना इलाके के भिमाइन गांव में एक 50 फीट गहरे कुएं में 4 पशु गिर गए। ग्रामीणों ने थाने से लेकर अंचलाधिकारी तक इसकी जानकारी दी, लेकिन मदद नहीं मिल पाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू चलाकर पशुओं को कुएं से सही सलामत निकाला। दरअसल देर रात कुएं के पास ही मवेशी मौजूद थे, जहां से ग्रामीण उन्हें हटाना चाहते थे तो पैर फिसलने से मवेशी कुएं में गिर गए। रेस्क्यू में ग्रामीणों ने दूसरे कुएं से उस कुएं में पंप सेट चलाकर पानी भरा और जेसीबी से कुएं के बगल में एक गड्ढा किया गया और 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मवेशियों को कुएं से सही सलामत बाहर निकाला गया। भारत नेपाल को जोड़ने वाला मीरगंज पुल क्षतिग्रस्त होने के 1 महीने बाद भी चालू नहीं किया जा सका है, जिसके कारण भारत नेपाल के बीच व्यापार प्रभावित हो रहा है। पुल पर तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि ठेकेदार की लेट लतीफी की वजह से मरम्मती काम धीमी गति से चल रहा है। भारत नेपाल सीमा के मीरगंज पुल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश कुमार ने। 1960 के दशक में भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाला यह जो मीरगंज पुल है, बीते 1 महीने से यह पुल जो है बंद है। बता दें कि 1 महीना पूर्व पुल का एक हिस्सा जो है वो धंस गया था, जिसके बाद प्रशासन ने भारी वाहनों पर रोक लगा दी और आप इस बोर्ड में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पुल का मरम्मती कार्य प्रगति पर है, सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः वर्जित है। लेकिन तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो आवागमन है वो छोटी गाड़ियों का यहाँ पर हो रहा है और छोटे जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं उनका भी आवागमन हो रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नेपाल के उद्योगी व्यवसायियों को व स्थानीय जोगबनी के व्यवसायियों को भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, बड़े वाहन नहीं जा रहे हैं,
छोटे वाहनों पर सामानों को अनलोड करके, जैसा कि अभी आपने तस्वीर में देखा कि लोग ले जा रहे हैं। और इससे सीधा असर अगर देखा जाए तो जोगबनी के बाज़ार के लोगों को है कि बैरिकेटिंग की गई है, अगर कोई आपात स्थिति होती है तो दमकल नहीं जा सकेगी। इसका हुआ है कि किसी भी तरह का वाहन नहीं जाएगा, तो क्या आदेश मिला आप लोगों को? हम लोगों को तो का छोटा गाड़ी जो है, मान लीजिए छोटा गाड़ी पास हो जाता है सुबह। ट्रैक्टर वगैरह भी देखते हैं जाता है? ट्रैक्टर वगैरह लोकल सब जो है वही सब जाता है। अच्छा अच्छा, क्या पुल का स्थिति क्या है? स्थिति तो देख रहे हैं कि जो है, मान लिया जाए इधर से तो डैमेज है ही। ठेकेदार जो है काम करिए नहीं रहा है। ठेकेदार काम नहीं कर रहा है ना। कितना दिन से? हम लोग तो इसी 15 कईबे किए हैं, इससे पहले जो था काम नहीं कर रहा ठेकेदार ठीक से। अच्छा, सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, मीरगंज, अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के